हेलो। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं। इनको सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। वन बाय वन इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा गलती कहाँ पे करेगा देखिएगा, एक और एक बात पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिएगा। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो कॉम्प्लेक्स को देखने पे बच्चे को ये नज़र आएगा कि अंदर बी आर प्रेजेंट है और बाहर काउंटर आइन में सी एल प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको एक्सचेंज करवाऊँ तो आप ये देखोगे कि अभी तो सी एल के आइंस बन रहे हैं और हो सकता है थोड़ी देर बाद बी आर के आइंस बने, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक ना इसका दूसरा फॉर्म दे रखा हो तब तक आप खुद से इमेजिन नहीं कर सकते कि बी आर अंदर था या बाहर था। अभी अंदर है तो अंदर ही होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि कभी भी आयोनाइजेशन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक कि इसका दूसरा फॉर्म दिया ना जाए। क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड दे रखा है तो ये सिंगल कंपाउंड आपका इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जहां पे सी एल काउंटर आइन में होगा, सी एल अंदर नहीं हो सकता, ये आयोनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं इन ऑप्शन को कट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन आपके पास बचेगा, अब तो और सिंपल हो गया ये। तब आपको ये पता है कि ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आपके पास है कुछ इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपके पास दो बी आर प्रेजेंट है। सो मैं इन बी आर्स को ट्रांसपोजिशंस पे रख लेता हूँ, लेट्स से दिस वे। और इसके बाद आपके पास एमोनिया, सो मैं NH3, मैं नाइट्रोजन लिख लेता हूँ सिंपली, आपको पता है NH3 है, ठीक है। मैं सिंपल करने के लिए N लिख लेता हूँ। तो ये जो फॉर्म आपका बन गया, ये बन गया ट्रांसफॉर्म, राइट। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया ट्रांसफॉर्म। और इसी ट्रांस का दूसरा फॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज सिस फॉर्म। सिस फॉर्म भी आप लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, आपको पता है बट स्टिल मैं बना लेता हूँ। क्या गया आपका सिस फॉर्म, जहाँ पे आपके जो बी आर हैं, ये बी आर कहीं पे भी आमने सामने वाले किन्हीं भी पोजिशंस पे आप इनको रख लीजिएगा। और यहाँ पे आपके ये जो एमोनिया लिगेंड चार आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिस फॉर्म बन गया, ओके। अच्छा, ये जो सिस फॉर्म आपके पास बना, ये सिस फॉर्म आपका, अगर इस सिस फॉर्म का मैं मिरर इमेज बना दूं, ठीक है, तो इस सिस फॉर्म का मिरर इमेज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो वी हैव दिस वे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो बी आर आपको लेफ्ट पे राइट साइड पे देखने को मिल रहा है सिस वाली फॉर्म में, यही आपको यहाँ पे बी आर लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके एमोनिया लिगेंड है, मैं नाइट्रोजन की फॉर्म में लिख रहा हूँ सिर्फ, ये एमोनिया लिगेंड है इस तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्म भी आपका सिस है, ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्म भी सिस है और ये फॉर्म भी सिस है, बट इन दोनों में अंतर ये है कि इनमें से एक का आपका एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स है। सो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो और दूसरा लेवो हो जाएगा। सपोज कर लीजिए डेक्स्ट्रो था तो ये आपका लेवो हो जाएगा। सो कुल मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूँ, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स लिख लूँ, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, जब कभी भी स्टीरियो आइसोमर्स आपको पूछे जाएं, वैसे तो नीट में बहुत कम इस पार्ट को टच करके पूछता, लाइक इस हिसाब से तो नहीं पूछता कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बता दीजिए, लेकिन इन केस अगर सवाल बन गया तो आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो बराबर होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स आगे आपके एक इसी सिस फॉर्म के, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो सिस फॉर्म आपका था इसी सिस के दो फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आप इनको अलग से कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो टोटल ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल अगर आप टोटल काउंट कर लो तो आपको तीन देखने को मिल जाएंगे। सो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स तीन होंगे, गलती से चार मत लिखिएगा क्योंकि आपका सिस दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ट्रांस एक ही फॉर्म में है बट सिस आपका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल फॉर्म आपके तीन हो जाएंगे। सो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो सिंपल सा ये था कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों तरह के आइसोमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा भी एक और पॉइंट आपने सीखा कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे आप इनमें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इनमें से कौन सा स्पीशी है जो टेट्राहेड्रल शेप रखता है। अब आपको पता है कि टेट्राहेड्रल शेप अगर आपको देखनी है देन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अच्छा, इसमें पीडी का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, देखिएगा एक और बात ध्यान में, ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो पीडी आपके पास है, अब आपको ये पता है कि जो पीडी है ये 4D से बिलोंग करता है। और कभी भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए पीडी के अलावा पीटी हो जाए, अगर पीटी भी होता तो ये आपका 5D से बिलोंग करता है। जब कभी भी आपके 4D और 5D के मेटल आइंस प्रेजेंट हो या मेटल न्यूट्रल मेटल प्रेजेंट हो या आयनिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करे, तो इनमें हमेशा आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, सो हमेशा आपको देखने को मिलेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमेशा आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये बहुत कम प्रेफर करेंगे कि टेट्राहेड्रल में रहना एग्जिस्ट करें, या हमेशा प्रेफर करेंगे स्क्वायर प्लेनर। सो ये स्क्वायर प्लेनर में रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जो आप एंटी कैंसरस एक एजेंट पढ़ते हो, या एंटी कैंसरस एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का पढ़ते हो, जिसको आप सिस्प्लेटिन कहते हैं। सो जो आपका सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन दैट इज पीटी, आप सबको ध्यान में होगा। देन NH3 ट्वाइस एंड Cl2, ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो प्लेटिनम या पैलेडियम के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली, मैं फिर बता रहा हूँ, मेजोरिटी में वो कॉम्प्लेक्सेस आपके लो स्पिन होंगे और स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये वाले दो ऑप्शंस को तो मैं इजीली कट कर सकता हूँ, ये पीडी का कॉम्प्लेक्स और ये आपका, हाँ, पीडी का कॉम्प्लेक्स मैंने कट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा आपको देखने को मिल रहे हैं निकल के और लेड के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं, बट इन दोनों में आप ये देखिएगा, इन दोनों में प्रेजेंट आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने को मिल रहा है। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास प्रेजेंट होगा तो आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कहीं ना कहीं जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनने के चांसेस होते हैं, और कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी हो जाती है। सो यहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। सो डी ऑर्बिटल अवेलेबल, मोर एवर दैट इज 3D, ठीक है। 3D ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल, या मोस्टली मैं लिख सकता हूँ इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। और इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने के कारण ये आपका डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, और इसकी वजह से जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो एग्जिस्ट करेगा, ना कि टेट्राहेड्रल। अच्छा, जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है इसको देखिएगा ध्यान से। वी हैव NiCl4-2, दैट मीन्स निकल इज प्रेजेंट इन प्लस, सो निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। निकल +2 में देखने को मिल रहा है आपको। अच्छा, निकल +2 में साथ साथ में आपको वीक फील्ड लिगेंड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है। अब आपको पता है निकल +2 में कितना होगा। सो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा 3D8, राइट, बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट निकल इज प्रेजेंट इन 3D8 4s2 एंड इन +2 निकल इज 3D8। अब निकल 3D8 में आ गया, ठीक है। अब जब 3D8 में निकल आ गया, आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगर VBT के हिसाब से कर लें, VBT के हिसाब से आपका फिलिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था तो इलेक्ट्रॉन तो पेयर करेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा तो इसके बाहर वाला, एक सेकेंड इसको थोड़ा देर में हूँ। सो इसके बाहर वाला जो आपका s ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होगा, और इसके अगले वाले जो p ऑर्बिटल होंगे वो भी आपको एम्प्टी देखने को मिल जाएंगे। और ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, कुछ इस तरीके से लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। 4 लिगेंड है, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, और कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा तो इसका ज्योमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल। सो ये जो NiCl4 है ये आपका आ जाएगा टेट्राहेड्रल। NiCl4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट में आपको बोल रखा है द कॉम्प्लेक्स आयन हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स साइन है जिसके सेंट्रल मेटल एटम में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब डी इलेक्ट्रॉन किस में देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। नो डी इलेक्ट्रॉन, नो डी इलेक्ट्रॉन। जब मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो तो ऑब्वियस है उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुके होंगे, उस टाइम पे उसके पास डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये तब होगा व्हेन मेटल इज प्रेजेंट इन, व्हेन मेटल इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपका KMnO4 हो जाता है या K2Cr2O7 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो मैंगनीट आयन दे रखा है पहला ही ऑप्शन है, काफ़ी सिंपल सा, ठीक है, दैट इज MnO4 नेगेटिव। सो ये जो MnO4 नेगेटिव है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और +7 में होने का मतलब है दिस इज 3D0, राइट। ऑल दी 7 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्साइटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, और इसके पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 होंगे, राइट। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये जो MnO4 नेगेटिव है, इस MnO4 नेगेटिव में या इवन KMnO4 में जो कलर देखने को आपको मिलता है, क्योंकि ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बट कलर का जो कारण होगा, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, अब डी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो डी ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा, तो इसमें कलर का रीजन हो जाता है LMCT, दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या सिंपली आप चार्ज ट्रांसफर याद रख सकते हैं। और ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपको पॉसिबली तब देखने को मिलता है जब मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा कि आपका LMCT तब देखने को मिलेगा, ये चार्ज ट्रांसफर का या कलर का एक क्राइटेरिया है, और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपको पर्टिकुलरली उन केसेस में देखने को मिलेगा जहां पे मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1। सो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा।
अच्छा नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ है द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब ध्यान में रखिएगा, आपको नीट लेवल तक सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता। आपको स्पिन ऑर्बिटल नहीं पूछता या एलएस कपलिंग नहीं पूछता। नीट में आपको सिर्फ स्पिन ओनली पूछता है। और आपको पता है दैट म्यू स्पिन इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, राइट, एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूला आपका रहेगा जिस फॉर्मूला से आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है जी किसी भी जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू वो है 2.84। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर म्यू स्पिन आपके पास 2.84 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 होंगे। काफ़ी सिंपल सा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, उस टाइम पे आपका म्यू स्पिन 2.84 आया होगा। तो कौन सा कंडीशन इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है आपको ये देखना है। ठीक है, 1 बाय 1 इनको ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन ये बहुत अपेरेंट सा आप सामने देखने का आपको मिल जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन सेकंड को देखते हैं तो बताइए, ऑप्शन सेकंड आपका D2 है। अब ये D2 वीक फील्ड में है, D2 वीक फील्ड में है। अब D2 वीक फील्ड का ये मतलब होगा कि आपके पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसी का और जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2.84 आ जाएगा। बाकी वाले केसेस इससे मैच नहीं करेंगे। आप चाहो तो बाकी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, बट बाकी कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं करेगा। अब देखिएगा, अब बच्चे को कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो D3 सिस्टम है, ये ध्यान में रखिएगा, D3 सिस्टम जो है, इस D3 सिस्टम को ध्यान से सुनना। अगर मैं D3 सिस्टम लिखूँ और मान लीजिए मैं लिख लूँ D3 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड में, सपोज कर लो, वीक फील्ड में तो आपको पता है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में इसको कंसिडर करके चलूँ तो बच्चा ये सोचेगा कि D3 है तो मैं 2 को पेयर कर लेता हूँ और 1 को अनपेयर्ड रख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से ध्यान में नहीं रखना है। जब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करना है, जब कभी भी आप CFT पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए मैं इस तरीके से अगर इसका ऑक्टाहेड्रल मान के चल लूँ और मैं इसका CFT ड्रॉ कर लूँ, तो आप ये देखोगे कि ये जो आपके T2G हैं और ये जो आपके EG हैं, आपका D3 सिस्टम था। अब D3 सिस्टम का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आपके T2G में एंटर करेंगे, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट हो चाहे आपका वीक फील्ड प्रेजेंट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। पेयरिंग कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। वी हैव 1 2 3, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आपके T2G में एंटर करेंगे। ठीक है, अब अगर बच्चा ये सोच रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो मैं 2 को पेयर कर लेता हूँ और 1 को अनपेयर रख लेता हूँ, तो ऐसा नहीं आपको करना है। D1 सिस्टम, D2 सिस्टम और D3 सिस्टम, ये जो स्टार्टिंग वाले 3 सिस्टम हैं, इन 3 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे आपका वीक फील्ड हो। नो इलेक्ट्रॉन फिलिंग, यो नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, सॉरी, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ये ध्यान में रखना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा वेदर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, कैसा भी फील्ड आपको देखने को मिले, इन इन 3 केसेस में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग देखने को नहीं मिलता। अब जब 4th इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि 4th इलेक्ट्रॉन आप T2G में रखें या EG में लेके जाएं। वो डिपेंड करता है कि आपको डेलो कैसा मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। तब आप पेयरिंग या ना पेयरिंग करना चाहें तो एक अलग फिनोमिना है, वो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बट D3 तक कोई भी पेयर देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि म्यू स्पिन लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली म्यू स्पिन देखना है और म्यू स्पिन सबसे लीस्ट, और सबसे लीस्ट कितना हो सकता है, पॉसिबल हुआ तो 0 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिएगा, 1 बाय 1 इनको देख लीजिए कि कैसे कैसे हो सकता है। देखिए पहला जो कॉम्प्लेक्स है दैट क्रोमियम इज प्रेजेंट इन दिस, क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड। सही, ठीक है। अच्छा बताइए, क्रोमियम +3 में प्रेजेंट है और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब क्रोमियम +3 का मतलब D3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड मिल रहा है। मैंने अभी ऊपर लिखा था कि D3 तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोई भी पेयरिंग देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 आ जाएगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आपको देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में आपका मैंगनीज +3 में प्रेजेंट है अगेन, और फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड आपके पास है। अब मैंगनीज +3 आपको देखने को मिलेगा D4 और स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं एक पेयर हुआ होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए मैं बना दूं अगर, सो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वी हैव 1 2 3, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। सो n का वैल्यू कितना बच जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 आ जाएंगे। सो n का वैल्यू 2, ठीक है ना, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। अच्छा, आयरन आपका +3 में प्रेजेंट है, साथ में आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
अब आयरन +3 में D5 हो जाएगा। अब जब D5 हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 पेयर बने होंगे सिंपली, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से, इसको भी देख लीजिएगा। सो वी हैव D5, सो 1 2 3 4 एंड 5, सो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाले में आप देखेंगे कोबाल्ट +3 में प्रेजेंट है, सो CO इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फिर से है। अब जो कोबाल्ट +3 में प्रेजेंट होगा तो इसका कन्फिग्रेशन D6 हो जाता है। अब जब कन्फिग्रेशन D6 हो जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 पेयर बने होंगे सिंपली। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। सो n इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ये लास्ट वाला जो आपका होगा दिस इज डायमैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक सिंपली, राइट। सो सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे धोखा मत खाना। अब बच्चा क्या सोचेगा कि ऊपर तो दे रखा था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे कम किस में होगा, और पैरामैग्नेटिक तो हमें सिर्फ 3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत रखना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे कम उसमें होगा जो डायमैग्नेटिक होगा, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर इसी को अरेंज करने को बोल देता तो सवाल थोड़ा और बेहतरीन बन सकता था, और अरेंजमेंट की बेसिस पे अगर आप लगाते पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या म्यू स्पिन का वैल्यू, मान लीजिए आप म्यू स्पिन का वैल्यू का ऑर्डर लगाना चाहते तो ऑर्डर क्या बन जाता, सिंपली आ जाता आपका ABCD, कुछ इस तरीके से सिंपली आपका ऑर्डर देखने को मिल जाता, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। आपके पास 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि 4 कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकता है। अब बताइए, पहला वाला जो आपके पास दे रखा है, चारों के चारों लिगेंड सेम है, ठीक है ना। सो ऑल लिगेंड्स आर सेम, चारों के चारों लिगेंड आपको सेम देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस वाले केस में आपका कोई भी जो ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर। सिमिलरली इस वाले में भी ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा, लास्ट वाले में भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। बट ये जो आपका तीसरा वाला केस है, इस तीसरे वाले केस में 2 लिगेंड, तीनों के तीनों जो आपके बाइडेंटेट ऑक्सलेट लिगेंड दे रखे हैं वो सेम है, बट इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। बाकी अब जो 3 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इसके अलावा आप इन सब में देखोगे कि POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, या कुछ वाले केसेस में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, या कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा। बट ये जो तीसरा वाला केस आपको देखने को मिल रहा है, इस तीसरे वाले में POS प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए आपको POS का ध्यान नहीं है कि POS उतना, या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको उतने ध्यान में नहीं होंगे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंपली आप इसको ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं। देखिए जो कॉम्प्लेक्स आपके पास दे रखा था, इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूं, सो वी हैव दिस क्रोमियम, और आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ इस तरीके से मैं स्केल्टन बना लेता हूँ। ऑक्सलेट आइन आपके पास 3 होंगे, तो एक ऑक्सलेट आइन यहाँ पे बाइडेंटेट था, एक ऑक्सलेट आइन में यहाँ पे रख लेता हूँ, और एक ऑक्सलेट आइन में यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसका फॉर्म बना लिया। इसमें GI नहीं होगा। एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये जो आपके पास तीसरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर एब्सेंट होंगे, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिस और ट्रांस बना ही नहीं पाओगे इसमें आप सिस ट्रांस दिखा ही नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, अब इसका जब मैं मिरर इमेज बना दूँ, जब इसका मैं मिरर इमेज बनाऊँगा, आप देखिएगा, जब इस कॉम्प्लेक्स का मिरर इमेज में ड्रॉ कर दूँ, कुछ इस तरीके से मिरर इमेज, वी हैव दिस क्रोमियम, देन दिस ऑक्सलेट आइन। अब ये जो ऑक्सलेट दो आपको राइट, इस लेफ्ट वाले में देखिएगा, ये जो मैंने स्टार्टिंग वाला बना रखा है, इस वाले में 2 ऑक्सलेट आपको राइट पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो 2 ऑक्सलेट आपको इस मिरर इमेज में लेफ्ट पे देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से, सही है। और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ऑक्सलेट बहुत दूर मिल रहा है, ये आपको इस साइड पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई एम श्योर ये आपको बनाना आता है, ठीक है ना, मिरर इमेजेस आपको बनाने आ जाते हैं। अब इसके बाद इस पर सुपर इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। आपको क्या करना है, इस लेफ्ट वाले को बिल्कुल उठा, इमेजिन कीजिएगा 3D में, इमेजिन कीजिए इस लेफ्ट वाले को बिल्कुल उठा लो, हाथ से पकड़ के इसको उठा लो, और राइट वाले पे बिठा दो, इसकी मिरर इमेज पे बिठा दो। आप ये देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके राइट साइड पे, लेफ्ट वाले के राइट साइड पे 2 ऑक्सलेट थे, और इसकी मिरर इमेज में राइट साइड पे सिर्फ एक ही ऑक्सलेट है। सो ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने का मतलब ये है कि ये आपस में एनेंशियोमरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। सो दीज आर एनेंशियोमर्स। सो इनमें से एक फॉर्म अगर D आपका है तो दूसरा फॉर्म आपका L आ जाएगा, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। अच्छा, नेक्स्ट में आपको बोल रखा है
कि इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बता दीजिए। काफ़ी सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली पोटेशियम हेक्सा साइनाइड ऑफ फेरेट सिंपली। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा आयरन का? +3। ठीक है, सो +3 एक ही ऑप्शन +3 में आपको देखने को मिल रहा है। देखिएगा +3 वाला ऑप्शन ही एक है। ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इनमें से कौन सा है जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा इनमें से कौन सा है जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब ये है कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, प्लस साथ में कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। रेगुलर का मतलब है, रेगुलर ज्योमेट्रीज आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, दैट लोन पेयर शुड बी एब्सेंट, दैट लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन सब को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा ज्योमेट्री अगर आप बनाना चाहें 1 बाय 1 आप ध्यान में रख लीजिएगा। पहले वाले को, पहला वाला जो केस आपका है दैट इज निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? निकल +2 में प्रेजेंट होगा। साथ में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने को मिल रहा है। अब बताइए, निकल +2 में आ गया, साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। निकल +2 में कभी भी, और इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ही होगा। और साथ साथ में आपको देखने को मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखिए निकल +2 में कितना रहेगा? सो निकल +2 इज 3d8। सही है, निकल +2 3d8 होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यह 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, और ये डी ऑर्बिटल खाली बच जाएगा। और ये जो डी ऑर्बिटल आपके पास खाली बचा, ये डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और हमेशा जब लीगेंड 4 प्रेजेंट हो, जब निकल के साथ या निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट हो और निकल +2 में प्रेजेंट हो, तो ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्टली बगैर मान लीजिए बार बार इसको करने का बगैर, बार बार सॉल्व करने के बगैर, एक ही बार में आप याद रख लीजिएगा कि जब कभी भी निकल +2 में प्रेजेंट हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ये मेजोरिटी में 4 ही दिखाता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, देन इट इज ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर एंड इट शोज हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ऑलवेज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। लेकिन इसके अलावा ये केस भी मैं लिख देता हूं, इफ निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में आपके हों वीक फील्ड लिगेंड, अगर लगे हों वीक फील्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम 4 हो, देन एट दैट टाइम इट शोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दोनों के दोनों केसेस ध्यान में रख लेना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस। दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 1। टाइम बचाने के लिए आप इसको डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, अदरवाइज आपको हर सवाल में हर ऑप्शन देखना पड़ता है। तो आप झट से देख के पता कर सकते हैं कि हाँ होगा या नहीं होगा, एकदम से देख के पता कर सकते हैं। सो पहला वाला तो चला गया, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, SF4। अब बताइए SF4 जो आपके पास है, सल्फर में लोन पेयर तो अवेलेबल हो गए होगा क्योंकि सल्फर आपका ग्रुप 16 का है, और ग्रुप 16 का है तो इसमें ऑब्वियस है कि 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में रहे होंगे, 4 शेयर कर रखे हैं तो एक बचा होगा, इस मतलब लोन पेयर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये भी आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल आपका, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज कर जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा यहाँ पे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है, दैट इज BF4 नेगेटिव। अब आपको पता बोरॉन में या आप स्टीरिक नंबर निकाल के भी चल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख के भी चल सकते हैं। बताइए अगर मैं स्टीरिक नंबर के हिसाब से चल लूँ कुछ इस तरीके से, वी हैव 1/2, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 3, प्लस मोनोवैलेंट आगे 4, प्लस एक एनाइन फॉर्म में आ गया इतना सा। ठीक है, और ये टोटल आ जाएगा 8, देन 8/2 इज 4, और स्टीरिक नंबर 4 का मतलब sp3, दिस इज सिंपली sp3, और sp3 इज टेट्राहेड्रल। सो BF4 जो आपका BF4 है, दिस वे वी हैव बोरॉन और 4 फ्लोरीन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल, देयर इज नो डाउट इन दिस। काफ़ी सिंपल सा था ये भी। ठीक है, सो ये आपका टेट्राहेड्रल देखने को मिल जाएगा। अच्छा, XeF4 आपको पता है ज़ीनॉन पे फिर से लोन पेयर होंगे, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल में आपको बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटल, ओके, कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो। आपको सिंपली ये पूछ रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो। अब आपको ये पता है कि जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमिन करना है तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि एक मेटल के साथ कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, और वो लिगेंड जो मेटल के साथ अटैच्ड हैं बेसिकली वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेटल के साथ जब भी लिगेंड जुड़ा होगा तो लिगेंड और मेटल के बीच में 2 तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, या बेसिकली ये जो पोर्शन था ना, ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर आप जनरली डिस्कस करते थे, जो नीट में स्किप हो चुका है, बट क्योंकि इसने इस वाले पोर्शन को कोऑर्डिनेशन नंबर से टच करके सवाल बना रखा है तो बढ़िया सवाल है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है।
अब आपको ये पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में, मान लीजिए मैं लिगेंड कंसिडर कर लूँ, अगर आपके पास कार्बोनाइल लिगेंड हो, ये नाइट्राइल लिगेंड हो, ये साइनाइड लिगेंड, सॉरी, ये लिगेंड आपके पास पाई एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ये लिगेंड्स आपके पास पाई एसिड्स होते हैं। पाई एसिड्स का ये मतलब होगा कि जब ये लिगेंड मेटल के साथ जुड़ेंगे तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में मेटल के ऑर्बिटल से, मेटल के होमो से अपने ल्यूमो में पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पाई एक्सेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, पाई बॉन्ड भी जनरेट करते हैं, पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। बट पाई बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं दर्शाता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड ही काउंट किया जाता है, आपका पाई बॉन्ड काउंट नहीं किया जाता। मान के चल लीजिए कि आपका एक मेटल था और ये मेटल आपका लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरीके से मैं इसको दिखा सकता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये मेटल था और ये मेटल आपका लिगेंड CN के साथ जुड़ रखा है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए CN के साथ जुड़ गया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लूँ तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि एक ही लिगेंड आपका जुड़ रखा है और एक ही लिगेंड और मेटल के बीच में आपको सिंपली एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी का एक दूसरा फॉर्म जो बनाया जाता है, इसी मेटल और साइनाइड लिगेंड के बीच में एक दूसरा फॉर्म ये बनाया जाता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया जाए और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना दिया जाए। ये फॉर्म भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना, ये फॉर्म भी इसका दिखाया जाता है। अब जब मेटल और साइनाइड लिगेंड के बीच में आपने बॉन्डिंग देखा, अब तो बॉन्ड 2 हो गए, एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से देखिएगा, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। बट इस पाई के आने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर बदला नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होगा कि लिगेंड कितने अटैच होंगे और ये मतलब नहीं होगा कि कितने बॉन्ड बने होंगे, ये दोनों अलग चीजें हैं। सो पाई के आने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदला। आपको सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर में ये देखना है कि कितने लिगेंड मेटल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है। सो आप इन सब ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए, अब अगर आप ऑप्शन 4 पढ़ेंगे तो ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है द नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड मेटालाइंस बॉन्डेड बाई सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड कितने लिगेंड मेटालाइंस के सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे वो डिसाइड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है, ठीक है। सो बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम पे सवाल आपका है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम पे आपको सवाल जो दे रखा है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस वो आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 लिख लेता हूँ मैं। देखिए पहला आपका ब्लड है, क्योंकि जो आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा वो एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे पोरफायरिन रिंग्स, जहाँ पे पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, मैक्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल रिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आयरन +2 में देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से इसका कलर भी देखने को मिलता है। सो बेसिकली आपके नीट लेवल तक इसके कलर को डिस्कस नहीं करता कि कलर का कारण क्या था, लेकिन अगर कलर का रीज़न पूछ ले, पूछेगा नहीं वैसे, ऑनेस्टली इसको पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के बाहर का पार्ट होता है। तो इसमें जो कलर का कारण है, जो कलर का रीज़न है, वो होता है आपका कि जो आपके लिगेंड्स हैं, लिगेंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स या लिगेंड के पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके मेटल में आ जाते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियस इस पोर्शन को टच नहीं करेगा। अच्छा, सेकंड आपके पास है, ब्लड के बाद आपका सेकंड आ जाता है एप्लीकेशन आपका क्लोरोफिल, ठीक है। जो क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल आइटम आपको ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल में आपका Mg+2 प्रेजेंट हो जाता है और ये आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर पिगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तीसरा वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तीसरा वाला आपका आ जाएगा विटामिन B12, राइट। विटामिन B12 जिसको आप साइनोकोबालामाइन भी पढ़ते हैं, जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट हो जाता है आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। +1 +2 +3 भी हो सकता है, बट +3 में मान के चल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एंजाइमेटिक पोर्शन में एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक एंजाइम आपका है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A। इस एंजाइम में आपका जिंक एज अ सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है, Zn+2 कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सिमिलरली इसी बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको इंसुलिन देखने को मिलेगा और इस इंसुलिन में भी आपका जिंक+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। जो इंसुलिन है ये भी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट पिगमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका सेरुलोप्लाज्मिन हो गया, जिसमें कॉपर+2 में देखने को मिल जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ, 2 ये NCERT पर टच नहीं है, पूछने के चांसेस थोड़े कम हैं।
सेरुलोप्लाज्मिन हो गया, जिसमें कॉपर +2 में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये जो आपके बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, आप देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है दैट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए इज एन एंजाइम एंड कंटेन जिंक, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक एंजाइम है और ये जिंक कंटेन करता है। सेकेंड इज हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड पिगमेंट, बिल्कुल, एंड कंटेन आयरन, बिल्कुल, आयरन इसमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आपको हीमोग्लोबिन के साथ में आपको आप मायोग्लोबिन भी ध्यान में रख सकते हैं। मायोग्लोबिन जो आपके मसल्स में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली भी कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है दैट सायानोकोबालामाइन विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्लोरोफिल्स आर ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट्स, यहाँ तक तो सही है, बट इट कंटेन्स कैल्शियम, ये गलत है। ठीक है ना, ये जो कैल्शियम वाला दे रखा है दिस इज रॉन्ग, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें मैग्नीशियम +2 में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट और आपको इनकरेक्ट पे ही टिक करना था। ठीक है, सो हम क्रॉस नहीं करेंगे, इस पर टिक करेंगे, सो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो इनकरेक्ट है वही आपको देखना था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको बोल रखा है कि जो आपके पास गिवन स्पीशीज़ हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स के करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाइए। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऑप्शंस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अब मिल गया एग्जाम में, नीट में मिल गया, तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 हर ऑप्शन ट्राई नहीं करना है, आपको हर ऑप्शन को नहीं देखना है, क्योंकि जो 3 स्पीशीज पहले ऑप्शन में दे रखे हैं वही 3 स्पीशीज हर एक ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आप उन 3 स्पीशीज से कंक्लूजन निकाल लीजिए और फिर ऑर्डर बना के एकदम से ऑप्शन देख लीजिए। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए अब मैं पहला ऑप्शन पकड़ लेता हूं, तो आपको पता है आयरन पहले वाले में +2 में प्रेजेंट है, तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ आयरन इज प्रेजेंट इन +2 और साथ में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, मैंने लिख दिया ये 1, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, सेकंड मैंने ये लिख दिया कि सेकंड वाले में आपका कोबाल्ट +2 में प्रेजेंट है और साथ में आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और थर्ड वाले में मैंने लिख दिया कि मैंगनीज आपका +2 में प्रेजेंट है और साथ में आपका वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। बताइए, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब तीनों को मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद एकदम से ऑप्शंस में पुट कर दूंगा। अब आयरन +2 में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साथ में, अब आपको पता है आयरन +2 3D6 होता है और 3D6 हो गया और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब ये हो गया कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबके सब पेयर्ड हो जाएंगे। ओके, अच्छा, सेकंड आपके पास है कोबाल्ट +2। अब आपको पता है कोबाल्ट +2 आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, वी हैव 1 2 3 4 5 देन 6 एंड देन 7। तो कितने अनपेयर्ड में देखने को मिल रहे हैं आपको, 3। सो यहाँ पे n का वैल्यू 3 आ जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 3। ऊपर वाले में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 0, कोई भी अनपेयर्ड नहीं था। अच्छा, मैंगनीज +2, अब आपको पता है मैंगनीज +2 इज 3D5 और साथ में वीक फील्ड लिगेंड है, तो सबके सब अनपेयर्ड होंगे। वी हैव 1 2 3 4 5, सबके सब अनपेयर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब इनके मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में आपको निकालना नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड आउट नहीं करना है। आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अंडरस्टूड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जिसमें होंगे ऑब्वियस उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। सो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आपको Mn+2 में देखने को मिलेगा। सो मैंगनीज वाले में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कोबाल्ट वाले में और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आयरन वाले में। तो जिस किसी ऑप्शन में इस तरीके से ऑर्डर बना रखा है उस पर टिक कर लीजिए, सिंपल सा, और आपका आंसर हो गया। सो मैंगनीज कोबाल्ट एंड आयरन, सो मैंगनीज कोबाल्ट एंड आयरन, राइट ऑप्शन देखिए नंबर 4 में है, बिल्कुल नंबर 4 में देखने को मिलेगा आपको मैंगनीज, उसके बाद कोबाल्ट और उसके बाद आयरन। आपको हर एक ऑप्शन को बार बार नहीं करना है, एक बार सॉल्व कर लीजिए और फिर टिक कर लीजिए, अदरवाइज ये आपका ऐसा मान के चल लीजिए कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है अगर आप हर एक ऑप्शन को देखने बैठ गए। अच्छा, उसके बाद है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। सो इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो आउटर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप कैसे देखेंगे ध्यान से। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ये मतलब होगा कि जो डी ऑर्बिटल है वो बाहर वाला फिल हुआ है। सो बाहर वाले का ये मतलब है कि पहले एस फिल हुआ होगा, फिर पी और उसके बाद डी फिल हुआ होगा। ठीक है, सो आउटर डी ऑर्बिटल का मतलब कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d या sp3d2 या sp3d3 अगर इस तरीके से सवाल में दिए हों तो, अदरवाइज सिर्फ एक बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सबके सब ऑक्टाहेड्रल दे रखे हैं तो ऑब्वियस है कि आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के लिए ऑक्टाहेड्रल में जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए दैट शुड बी sp3d2। अच्छा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके तब बनते हैं जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OOC ये आपको तब देखने को मिल जाते हैं जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। ध्यान में रखिएगा, वीक फील्ड लिगेंड जब प्रेजेंट होंगे तब जाके आपको ये केस देखने को मिल सकता है। नॉट इन एवरी, हर ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा,
हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, बट मेजोरिटी में आपको वीक फील्ड लिगेंड में ये देखने को मिल जाता है। अच्छा, पहले वाले केस में आप देखेंगे निकल +2 में प्रेजेंट है और साथ में अमोनिया लिगेंड है। सो निकल इज प्रेजेंट इन +2, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं Na+2। सो ये आ गया आपका Na+2, ठीक है, और साथ में वीक फील्ड लिगेंड। दो ये मॉडरेट टाइप का लिगेंड होता है, लेकिन अभी तो वीक फील्ड की तरह ही कंसिडर करके चलेंगे। ओके, सो निकल +2 आ गया। अब निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? सो निकल +2 इज 3d8, सही है। अब 3d8 आ गया। अब बताइए 3d8 किस तरीके से आप लिखेंगे? सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। कुछ इस तरीके से डी ऑर्बिटल्स में फिलिंग आपको देखने को मिलेगा, और डी ऑर्बिटल फिल करने के बाद आपको पता है कि डी ऑर्बिटल यहाँ पे तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था, और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो बाहर वाला डी फिल हुआ होगा। सो ऑब्वियस है जो इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट इज sp3d2, sp3d2, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका होगा। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, बट बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन देखिएगा, मैंगनीज +2 में प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और साथ में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे आपका IOC बनेगा। अच्छा, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शनल है। आपको ये पता है कि कोबाल्ट जब +3 में प्रेजेंट हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 2 स्टार लगा देता हूँ। कोबाल्ट +3 में हो और साथ में आपके नाइट्रोजन डोनर लिगेंड हो या ऑक्सीजन डोनर लिगेंड हो या कोई भी बाइडेंटेट या कॉम्प्लेक्स टाइप के लिगेंड्स आपको देखने को मिल जाएं, चाहे नाइट्रोजन वाले हों, ऑक्सीजन वाले हों, या कॉम्प्लेक्स टाइप के लिगेंड आपको देखने को मिल जाएं, उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है आयरन, फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या बनाएगा, IOC, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1। आप लिगेंड देख के भी ध्यान में रख सकते हैं इसको इजिली। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आपको बोल रखा है कि अमंग द प्रॉपर्टीज ए आपका रिड्यूसिंग, बी ऑक्सीडाइजिंग एंड सी कॉम्प्लेक्सिंग। ओके, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपका है कि आपको ये प्रॉपर्टीज बतानी है कि CN इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। जो CN नेगेटिव आपका है, ये CN नेगेटिव इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। अब देखिए जो आपका लिगेंड CN नेगेटिव है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है इस बात को अपने ध्यान से देखना है, इसमें कंफ्यूजन बैठ सकता है। देखिए कंफ्यूजन को अवॉइड कर दूं मैं। अब पहली बात तो ये कि जो CN लिगेंड है, ये CN लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है, ये आपको पता है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड है। ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है, इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, विद मेटल। सो ये आपका कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है, ठीक है। अच्छा, इससे ये कंफ्यूजन नहीं रखना आपके बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड होगा। अब दूसरी बात, जो एक एपरेंट बात आपको पता है, जो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो CN नेगेटिव है लिगेंड है, और लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ये आपको पता है, और जो भी स्पीशी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, सो रिड्यूसिंग नेचर का भी होगा, ठीक है। सो एक तो ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा, और दूसरा साथ साथ में कॉम्प्लेक्स लिगेंड की तरह भी बिहेव कर जाता है। सो ये दोनों चीज़ें इसके बारे में करेक्ट होंगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग मेटल होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, तो डोनेट करेगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका एक तो C जिसमें मिले आपको, और दूसरा आपका ए और C। यस, A और C, ऑप्शन C में आपको देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स वाला भी और रिड्यूसिंग वाला भी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ये बढ़िया सवाल है, एक बहुत अच्छा सवाल है, जहाँ पे चारों ऑप्शन जो बनाए गए हैं बेहतरीन ऑप्शन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि जब आप फेरिक आयंस को, जो आपके पास फेरिक आयंस हैं, Fe+3 आयन जो है आपके पास, इट गिव्स अ डीप ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑन एडिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन, ठीक है। ये आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ लेते हैं, बेसिकली आप ये जो आपका GOC का लास्ट पोर्शन होगा, या इवन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ते हैं कि जब आपका Fe+3 को ट्रीट किया जाए पोटेशियम हेक्सासायनाइडोफिरेट के साथ, दैट इज FeCN6 के साथ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं पोटेशियम नहीं लिख के चल रहा हूँ, ठीक है, आयरन+2 बेसिकली। सो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कॉम्प्लेक्स इस Fe+3 के साथ मिलके एक दूसरा कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लेता है, जो कॉम्प्लेक्स आप कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। वी हैव Fe4 देन
CN6 थ्राइस। अगर आपको ये ध्यान में हो, ये एनसीईआरटी पे भी गिवन है आपका, ये बिल्कुल जीओसी के लास्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस पोर्शन में आपको देखने को मिलता है, ये वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपके पास बनेगा, ये जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन की डिटेक्शन में देखने को मिलता है आपको, ये इसको आप पढ़ते हैं पर्शियन ब्लू, राइट। दिस इज पर्शियन ब्लू या प्रशियन ब्लू भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने में पर्शियन ब्लू आ जाता है। तो ये डीप ब्लू कलर दिखा देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका आपको डीप ब्लू कलर देखने को मिलेगा। दिस इज डीप ब्लू इन कलर, ठीक है। जो कम्प्लेक्स आपका है, ये कम्प्लेक्स आपका डीप ब्लू कलर का होगा। देखिए मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूँ इसको, दिस इज डीप ब्लू इन डीप ब्लू कम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन सवाल में ये बोल रखा है कि ग्रीन कलर का कम्प्लेक्स है, तो ऑप्शन 1 आपका इनकरेक्ट है, ग्रीन कलर का नहीं होगा। ये जो कम्प्लेक्स आपका है, ये आपका डीप ब्लू कलर का देखने को मिल जाएगा, पर्शियन ब्लू, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपके पास बोल रखा है कि अगर आप बॉयल कर लें एक सॉल्यूशन को जिसमें आपका K पॉजिटिव Ca+2 और HCO3 2 नेगेटिव आइंस प्रेजेंट हो, तो आपको ये वाले प्रेसिपिटेट्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये नहीं मिलते हैं, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट आपका है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये वाले प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिलते, आपको कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, CaCO3 के पीपीटीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वाले पीपीटीज देखने को मिलेंगे, ये वाले नहीं मिलेंगे। मेमोरी बेस्ड सवाल है, आपको पता होगा तब जाके आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि जो मैंगनीज सॉल्ट है वो वायलेट बोरेक्स टेस्ट देता है रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ। ये आप पढ़ोगे बोरेक्स बीड टेस्ट में, से आपको पढ़ा है बोरेक्स बीड टेस्ट में, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या इवन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट पहले ऑप्शन 4 पे आ जाता हूँ मैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज़ होगी बोरेक्स बीड टेस्ट में। अच्छा, ऑप्शन 4 जो आपके पास है वो ये है कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स होंगे, ये भी आपको बिल्कुल वहीं पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आप पर्शियन ब्लू पढ़ते हो, सेम सेम कहानी है कि आपको ये पता है कि जब भी आप प्रेसिपिटेशन करवाते हैं और जब भी आप डिटेक्शन करेंगे, एलिमेंटल डिटेक्शन करेंगे हेलोजन्स के लिए, तो आपको ये पता है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाता है, और आपके पास सिल्वर नाइट्रेट के बाद ट्रीट करने पे आपको AgCl के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, या AgBr के मिल जाते हैं, या AgI के मिल जाते हैं, मैं तीनों लिख लेता हूँ। और उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए इन तीनों को एमोनिकल सोल्यूशन में ऐड किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या एमोनिया में डिजोल्व किया जाता है। और जब इनको एमोनिया में डिजोल्व किया जाता है, सेम सेम, तो आप ये देखोगे कि ऊपर वाला तो आपको डिजोल्व हो जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये वाला भी आपका डिजोल्व हो जाता है, ये वाला भी आपका डिजोल्व हो जाता है। अब इन दोनों में ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों के येलो पीपीटीज आपको देखने को मिलते हैं, ये दोनों के दोनों येलो पीपीटीज रखते हैं, दोनों के येलो पीपीटीज। और इन दोनों में कंफर्म करने के लिए कौन सा Br का प्रेसिपिटेट था, कौन सा I का प्रेसिपिटेट था, इसको एमोनिया में डिजोल्व किया जाता है, या इसको ऐसा मान के चल लीजिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व किया जाता है। और जो डिजोल्व हो जाए वो AgBr था, और जो डिजोल्व ना हो, जो इनसॉल्युबल हो, जो इनसॉल्युबल हो, वो आपका AgI हो जाएगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट में आप इजीली पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में दे रखा है कि AgCl और AgI को जब एमोनिया में डिजोल्व कर जाए तो सिर्फ AgCl ही डिजोल्व करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ऊपर वाली सारी बातें गलत हैं, इसका मतलब ये तीनों बातें गलत हैं और ये लास्ट वाली बात सही है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए, मैं क्या कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बोरेक्स बीट टेस्ट में आप बेसिकली करते क्या है, ठीक है। सो ये आपका जो बोरेक्स बीट टेस्ट है, या बोरेक्स टेस्ट इसको आप पढ़ते हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपका प्रैक्टिकल पोर्शन का, प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में एक पोर्शन आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या किया जाता है, इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है सॉल्ट के अंदर कौन से मेटल आइंस प्रेजेंट हैं या कौन से प्रेजेंट नहीं है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सो ये बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है। सो ये एक क्वालिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक या एनालिटिकल मेथड, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड जो किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, टू डिटेक्ट the presence of metal ions in analyte
और एनालाइट का मतलब है सॉल्ट, जिसका आपका एनालिसिस करना है, ठीक है, कि सॉल्ट में आपके मेटालाइंस प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, इन मेटालाइंस को डिटेक्ट करने के लिए बोरेक्स बीड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब इस टेस्ट में करते क्या है, इस टेस्ट को आप कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट में क्या किया जाता है बेसिकली, आपको एक प्लेटिनम का वायर लेना है। ये प्लेटिनम या निकोरोम का वायर लिया जाता है, जिनका खुद से कोई कलर नहीं होता, या इवन मान लीजिए कि जब उनको फ्लेम पे हीट किया जाता है तो खुद से कोई करेक्टरिस्टिक कलर वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसके अलावा आप किसी और मेटल का अगर आप बनाना चाहें वायर, तो वो खुद से कलर दिखा सकता है, जिसकी वजह से डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक निकल का वायर ले लेना है, एक निकल बता रहा हूँ सॉरी, निकोरोम का या प्लेटिनम का, ठीक है। और आपने इस तरीके से इसको इस तरीके से आगे से मोड़ देना है, सो दैट इस पर सॉल्ट लग सके, ठीक है। आपने वायर लिया था और इस वायर को आगे से इस तरीके से मोड़ दिया, सो दैट इस पर आप वो सैंपल, वो एनालाइट ऐड कर सको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस वायर पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे इस वायर पे आपको सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बोरेक्स ऐड करना है, ठीक है। तो आपने बोरेक्स ले लिया, ये आपका बोरेक्स आ गया, ये आपने बोरेक्स ऐड कर लिया, ठीक है। अब इस बोरेक्स को आपको क्या करना है, इस बोरेक्स को आपको हीट करना है, इस पर फ्लेम डालना है आपको, ठीक है ना, इस पर आपको फ्लेम डालना है कुछ इस तरीके से। ये आ गया फ्लेम आपका। अब फ्लेम भी आपका दो तरह का होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, बट फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए इसमें होगा क्या। ये जो आपने बोरेक्स लिया, इस बोरेक्स को आपने हीट करना है। आपने प्लेटिनम का वायर लिया, ये पीटी का वायर है, समझिएगा बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटिनम के वायर को आपने आगे से थोड़ा सा मोड़ लिया, सो दैट ऐसे आप मान लीजिए स्पैचुला टाइप आपने बना लिया, इस तरीके से शेप दे दिया कि इसमें आप सॉल्ट को रख पाओ, अदरवाइज वायर पे तो सॉल्ट आएगा नहीं, चम्मच टाइप आपने इसका बना लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बोरेक्स आपने लिया, ये जो बोरेक्स आपने कंसिडर किया था, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, दैट इज Na2B4O7.10 टाइम्स H2O, सही। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो आपने बोरेक्स लिया, इस प्लेटिनम के वायर पे इस बोरेक्स को आपने हीट कर दिया। अब आपको ये पता है कि जैसे आपने बोरेक्स को हीट कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल हट जाए, वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट कर गए। अब जब वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट कर गए तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, और एनहाइड्रस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा Na2B4O7, सो ये आ गया आपका एनहाइड्रस फॉर्म में। सो ये एनहाइड्रस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो एनहाइड्रस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हुआ अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी, इसके बाद इसको फर्दर हीट करना है, कंटिन्यू आपको हीट करना है इसको, ठीक है। फिर से आपने इसको हीट कर लिया, फिर से इसका फ्यूजन कर लिया, सही है ना, हीट करने का मतलब फ्यूजन कर रहे हैं आप, सो हीट लिख लीजिए, फ्यूजन लिख लीजिए, दोनों बातें सेम है, फ्यूज कर लिया आपने। अब जब आपने हीट इसको किया फिर से, तो हीट करने के बाद ये जो आपका था, ये जो पीछे आपका था, ये जो मास आपके पास बनेगा, इसके ऊपर एक मास सा बनेगा आपका एक, और ये मास आपका व्हाइट कलर का ओपेक होता है, ये बेसिकली ओपेक होता है, ये व्हाइट कलर का ओपेक मास आपको देखने को मिल जाता है। अब फर्दर हीट करने पे ये फिर से टूट जाता है, और टूटने के बाद आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का मटेरियल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज NaBO2, अगर मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लिखूं, प्लस बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। ये बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बोरिक एनहाइड्राइड, और ये सोडियम बोरेट, ठीक है, पिछले वाला सोडियम बोरेट। सो ये जो आपके पास आगे मास बनेगा, ये जो आपके पास बना बेसिकली, और फर्दर हीट करने पे ये आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लासी लाइक मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा ग्लासी मटेरियल, इसको ग्लासी बीड भी पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी को आप पढ़ते हैं, ये जो आपके पास बना, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी लाइक जो बीड आपके पास बना, इसी को आप पढ़ते हैं बोरेक्स ग्लास। यहीं पे लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, इधर ही ऐड कर लेता हूँ मैं, दिस इज बेसिकली बोरेक्स ग्लास, ठीक है, क्योंकि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होगा, ग्लास की तरह होगा, ग्लास की तरह देखने को मिलेगा आपको, ये सॉलिडिफाई होने पे ग्लास की तरह देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको बोरेक्स ग्लास बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा, आपने क्या किया, बोरेक्स लिया, प्लेटिनम वायर पे इसको हीट कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए, ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक वाइट मास में कन्वर्ट हो गया, जिसको फर्दर हीट करने पे आपके पास एक ग्लासी टाइप का मटेरियल बन जाएगा, जिसमें सोडियम बोरेट होगा, और साथ साथ में आपका बोरिक एनहाइड्राइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपके पास बनी, ये हेल्प करती है आपको बोरेक्स बीड टेस्ट में। अब देखिए होगा क्या, तीनों बातों को समझना। एक तो आपने बोरेक्स लिया, ये समझ में आ गया, आपने जो बोरेक्स लिया था ये बात समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब बीड ये होगा कि जब भी किसी सॉल्ट के लिए आप इसको टेस्ट करोगे, जब भी किसी सॉल्ट के लिए आपको टेस्ट करना है, तो आप देखोगे आपके बीड होते हैं आपके ऐसे दाने से होते हैं, ठीक है ना,
क्योंकि आपने वायर भी लगा रखा है, इससे दाने बनेंगे आपके पास, कुछ सॉलिड मास सा आपका देखने को मिल जाएगा जो कलर दिखाता है। अब मान के चल लीजिए आप यही टेस्ट करना चाह रहे हैं, सपोज कर लीजिए, एक सेकंड में यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। अब आप सपोज कर लीजिए कि ये टेस्ट आप करना चाह रहे हैं किसी भी सॉल्ट पे, जिस सॉल्ट में आपके कुछ मेटल आयंस प्रेजेंट है जो आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि है या नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्ट प्रेजेंट है जिस सॉल्ट में आपका कोबाल्ट प्रेजेंट है। सपोज कर लो मेरे पास कोबाल्ट +2 में प्रेजेंट है, या मैं लिख लेता हूँ COSO4, कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, आपके पास कोबाल्ट सल्फेट प्रेजेंट है या ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट है जिसमें कोबाल्ट +2 में प्रेजेंट होगा। अब इसको आपने क्या करना है, इस कोबाल्ट +2 को, ये जो आपने सॉल्ट ले रखा था, इस सॉल्ट को आपने हीट करना है इस ग्लासी बीड के साथ। ये जो आपका बोरेक्स ग्लास बना, इस बोरेक्स ग्लास पे आपको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है और उसके बाद इसको हीट कर देना है। ठीक है, अब जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको ये पता है कि ये जो आपके पास B2O3 था, ध्यान में रखिएगा, जो B2O3 था ये ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था। सो ये B2O3 रिएक्ट करेगा कोबाल्ट +2 के साथ। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो कोबाल्ट +2 है, ये कोबाल्ट +2 हीट करने पे, इस कोबाल्ट +2 को हीट करने पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और COO में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कोबाल्ट ऑक्साइड में। ऑक्सीजन में एक छोटा लिख लेता हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड में, राइट। सो ये कन्वर्ट हो गया कोबाल्ट ऑक्साइड में, हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपने लगा रखा था। आपने क्या किया, जो सॉल्ट आपको, जिस सॉल्ट के लिए आपको टेस्ट करना था, मान लीजिए आपने कोबाल्ट +2 के लिए टेस्ट करना था कि था या नहीं था, प्रेजेंट था या नहीं था, तो आपने क्या कर लिया, सॉल्ट को हीट कर लिया और सॉल्ट हीट करने पे कन्वर्ट हो गया कोबाल्ट ऑक्साइड में। और उसके बाद वो जो बोरेक्स आपके पास बना था, उस बोरेक्स के साथ इसको ट्रीट कर लिया, ये उसी फ्लेम पे प्रेजेंट होगा। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका ये रिएक्ट करेगा, ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड आपके पास बना, ये जब B2O3 के साथ, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO एंड BO2 ट्वाइस, कुछ इस तरीके से कोबाल्ट मेटाबोरेट्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपके पास बनेंगे मेटाबोरेट्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभार सिंपल सवाल में इस फॉर्म में पूछ लेगा कि बोरेक्स बीड टेस्ट में आपको जो कलर देखने को मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलता है, तो बोरेट्स की फॉर्म में मिलता है, मेटाबोरेट्स की फॉर्म में, पर्टिकुलरली मेटाबोरेट्स की फॉर्म में। सो दिस इज कोबाल्ट मेटाबोरेट, सो ये कोबाल्ट मेटाबोरेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, सी आपका जाएगा ब्लू कलर का। यहां पे जो बीड आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ब्लू। ठीक है, जो बीड आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ब्लू। सो ब्लू कलर का देखने को मिल जाएगा। तो कंफर्म करता आपका कि आपका कोबाल्ट +2 प्रेजेंट था। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मेटल आयंस की डिटेक्शन के लिए सॉल्ट्स में, और दूसरा जो डिटेक्शन की जाती है वो की जाती है कि आपको सॉल्ट को हीट करना है इस बोरेक्स ग्लास की प्रेजेंस में, जो कहाँ से बनेगा, बोरेक्स को कंप्लीटली डिहाइड्रेट करने पे या कंप्लीटली हीट करने पे। और उसके बाद जो भी एनालाइट आपके पास गिवन होगा, जो भी सॉल्ट आपके पास गिवन होगा, उस सॉल्ट को अपने फ्लेम पे हीट करना है। अब फ्लेम दो तरह का होता है बेसिकली। देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा इसको। मान लीजिए आपके पास ये फ्लेम था, सपोज कर लीजिए फ्लेम आपके पास है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके पास फ्लेम है। ठीक है, अभी जो फ्लेम का सबसे अंदर वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, जो फ्लेम का अंदर वाला पोर्शन होगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, तो इसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को ये चीज़ ध्यान में नहीं होती है, ध्यान में रख लेना इस चीज़ को, कि जो फ्लेम का इनर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जो फ्लेम के बीच वाला पोर्शन होगा, सही है, इस पोर्शन में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोला जाता है। बट ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो फ्लेम है, बाहर से जो फ्लेम की लेयर्स होंगी, ठीक है ना, ये जो आपकी बाहर से फ्लेम देखने को मिलेगा आपको, इस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पढ़ते हैं। और रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दोनों में डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि क्यों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार किसी मेटल आयन के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सेम कलर हो सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इस उदाहरण को, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, इसको देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट प्रेजेंट था, या कोबाल्ट ना लेके मैं एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूं। मान लीजिए आपके पास क्रोमियम था, ठीक है ना, क्रोमियम +3 ले लेता हूं मैं। ठीक है, अच्छा, क्रोमियम +3 जो आपके पास प्रेजेंट था, अब आप ये देखोगे कि यहां पे मैं रिड्यूसिंग फ्लेम लगा लेता हूं।
ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब जो फ्लेम आपका था, उस फ्लेम जो बर्नर आपने लगाया होगा, जो भी बर्नर आपने लगाया होगा, उस बर्नर के बिल्कुल मिडल में जाके आपको हीट करना है, बिल्कुल अंदर जाके हीट करवाना है, उस वायर को अंदर लेके जाना है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब उस वायर को आपने ऊपर ऊपर से रखना है, बाहर बाहर से रखना है, अंदर लेके नहीं जाना है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग फ्लेम आ गया आपका। ठीक है, अच्छा यहां पे लिख लेता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब इसमें भी फर्दर दो चीजें और होती हैं कि आपका कोल्ड फ्लेम होगा, या जो बीड आपने देखा है उस बीड का कलर आप हॉट फॉर्म में देख रहे हो या कोल्ड फॉर्म में देख रहे हो। दो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको हॉट और कोल्ड नहीं पूछेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, जो CR+3 मैंने ले रखा था, इस CR+3 में जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप देखिएगा कि क्यों दो डिफरेंट फ्लेम्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों एक फ्लेम नहीं आप लगा सकते। ठीक है, ये जो कोबाल्ट आपका क्रोमियम जो +3 में प्रेजेंट था, अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर आप बात कर लें तो रिड्यूसिंग फ्लेम में आप ये देखेंगे कि ग्रीन कलर शो करता है, और ऑक्सीडाइजिंग में भी ग्रीन कलर शो करता है। तो दोनों टाइम पे ग्रीन कलर शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर आप देखना चाहें Iron+2 को, अगर यहीं पे आप कंसिडर करके चल लें Iron+2, तो आप ये देखोगे कि जो Iron+2 आपका होगा, ये Iron+2 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो कलर शो करता है। सो ये येलो कलर शो कर लेगा। ठीक है, और Iron+2 आपका रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन कलर शो करता है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मान लीजिए आपने सिर्फ फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज किया और आप टेस्ट कर रहे हैं Iron+2 के लिए और Chromium+3 के लिए, तो आप ये देखोगे कि दोनों के लिए ग्रीन फ्लेम मिलेगा आपको, और जब जो फ्लेम होगा आपका, फ्लेम का कलर दोनों के लिए ग्रीन मिलेगा। अब जब फ्लेम का कलर दोनों के लिए ग्रीन मिलेगा तो ये बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका Iron+2 था या Chromium+3 था। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दोनों रिड्यूसिंग फ्लेम में भी देखा जाता है, सो दैट कि ये आप कंफर्म कर सको कि कौन सा मेटल आयन एक्चुअली में प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं और भी लिख लेता हूं, सो दैट आपको ध्यान में रहे, क्योंकि हम लिखे रहे हैं तो आप एक साथ ही सारे याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। सो इसके बाद मान लीजिए इसके अलावा मैं लिख लूं Copper+2। तो जो आपका Copper+2 होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको देखने को मिल जाएगा कि ब्लूइश ग्रीन कलर का रहता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में आपको ये रेड कलर का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों जो मैं लिख रहा हूँ, ये कोल्ड में लिख रहा हूँ, मैं ध्यान में रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना बैठे, कोई बच्चा कहीं और कुछ पढ़ ले और ये देखे कि कलर तो कुछ और था। तो जो कलर अगर आपको डिफरेंट कहीं डिविएट देखने को मिल रहा हो तो समझ जाना कि वो आपका हॉट बीड का कलर है, ये बेसिकली कोल्ड बीड का कलर है। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब के सब कोल्ड बीड हैं, ये सब के सब कोल्ड बीड के कलर हैं। ठीक है, ठंडा करने के बाद जो आपको फ्लेम कलर देखने को मिल रहा है। अच्छा उसके बाद Copper+2 के बाद मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ आपका Cobalt+2, जो ऊपर भी मैंने बताया आपको। अब ये जो Cobalt+2 आपका होगा, रिड्यूसिंग में ब्लू दिखा देगा और ऑक्सीडाइजिंग में भी ब्लू दिखा देगा। सो ये दोनों टाइम पे आपका ब्लू फ्लेम दिखा देता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप मैंगनीज+2 की अगर बात कर लें तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वायलेट कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम में आपको ये ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंगनीज+2 है ना। सो मैंगनीज+2 आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपको देखने को मिल जाएगा और वायलेट कलर का, और रिड्यूसिंग फ्लेम में आपको यही देखने को मिल जाएगा कलरलेस। सो दिस इज कलरलेस। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेजोरिटी आप केसेस पढ़ते हो वहाँ पे आपको कलर देखने को मिल ही जाता है, बट इकलौता केस आपको ऐसा, लाइक नॉट ओनली दिस वन बट रेयरली ये केस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका मेटल आयन कलर शो नहीं करेगा, कलर फ्लेम शो नहीं करेगा। वो है आपका मैंगनीज, ये आपको ध्यान में रखना है, वो आपका मैंगनीज है, और मैंगनीज+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दैट टू इन रिड्यूसिंग फ्लेम। सो रिड्यूसिंग फ्लेम में मैंगनीज+2 में कलरलेस होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट मैं नोट करके लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख लीजिए कि जो Zn+2 आपका होगा, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, नो, ये कोई भी बीड आपका टेस्ट नहीं देता, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम नहीं देता। सो नो बोरेक्स बीड टेस्ट, नो बोरेक्स बीड टेस्ट, इसके लिए कोई भी बोरेक्स बीड टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऊपर ऑप्शन पढ़ेंगे ना, जो आपके पास सवाल था, उस ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ये था कि मैंगनीज सॉल्ट जो आपका है वो वायलेट बोरेक्स टेस्ट देता है रिड्यूसिंग फ्लेम में। देखिए ये बात गलत थी, मैंने नीचे लिख दिया कि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वायलेट दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वायलेट दिखाएगा, वो भी कोल्ड बीड में।
अब जब हॉट बीड की बात करो ना फिर पिंकिश होता है ये, हॉट बीड में पिंकिश होता है ये, कोल्ड बीड में आपका वायलेट दिखा देता है, लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम में ये कलरलेस होता है, और इसने कहा कि रिड्यूसिंग फ्लेम में ये वायलेट होता है, तो ये बात तो गलत थी। सो ये ऑप्शन तो कट गया था आपका, ठीक है ना, ये ऑप्शन भी कट गया था, और इसके अलावा ये ऑप्शन भी हमने काट लिया था क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, पहला वाला आपका डीप ब्लू कलर था, ये भी काट लिया था, तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन 4, ठीक है। सो ये आपका बोरेक्स बीड टेस्ट है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल नहीं बना नीट में, पिछले साल प्रैक्टिकल पोर्शन का है, तो मे भी सवाल बनने के चांसेस हों। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि इनमें से सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स साइन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर आपको कॉम्प्लेक्स साइन देखना है तो आपको CFSE देखना पड़ेगा, ठीक है, और CFSE देखने के लिए आपको लिगेंड स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। मैं 1 बाय 1 लिख लेता हूँ कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ये वीक फील्ड पे भारी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि CFSE कम आ जाएगा, जितना कम CFSE होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और दूसरा, इसका जो दूसरा रीज़न है वो ये है दैट कंप्लेक्सेशन और यू कैन से चिलेशन, अगर कहीं पे चिलेशन देखने को आपको मिल जाए तो उस टाइम पे भी आपका स्टेबिलिटी एनहांस हो सकता है, ठीक है। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो 5D के मेटल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स बनाते हैं, या मान लीजिए ज़्यादा स्टेबल आपके कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं एज कम्पेयर टू 4D एज कम्पेयर टू 3D, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि कौन सा स्टेबल बनेगा, और इससे पहले भी सवाल बन चुके हैं, ठीक है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए आप ये देखोगे कि पहला वाला जो आपका है, पहला वाला आयरन +3 में प्रेजेंट है एक बात, और दूसरा साथ में कॉम्प्लेक्स लिगेंड भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे चिलेशन भी है और CFSE भी कम आएगा। ये वीक फील्ड है, इसको मैं कट कर देता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। हाँ, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ ऑक्जेलेट देखने को मिलेगा क्योंकि आयरन +3 में प्रेजेंट है, ठीक है। दो ये थोड़ा मॉडरेट होता है CN से, बट दोनों का कन्फिग्रेशन सेम आ जाएगा। दोनों में जब कन्फिग्रेशन सेम होगा इसका मतलब दोनों का CFSE वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। दोनों में, इन दोनों में जो CFSE वैल्यू है, CFSE वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अब जब CFSE वैल्यू सेम होगा तो इसके बाद एडिशनल चीज जो एनहांस करेगा स्टेबिलिटी को वो क्या होगा, देन सेकंड फैक्टर इज चिलेशन। तो आप देखोगे कि पहले वाले केस में आपको चिलेशन देखने को मिल रहा है, तो पहला वाला आपका डोमिनेट कर जाएगा। तो पहले वाले में चिलेशन होगा, और चिलेशन की वजह से, चिलेशन बेसिकली एंट्रोपी की वजह से एनहांस करता है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी फैक्टर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी तक नीट में नहीं आया, तो एंट्रोपी फैक्टर होगा, एंट्रोपी इम्पार्ट करता है स्टेबिलिटी को। सो यहाँ पे पहला वाला कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपके पास दे रखा है, कॉम्प्लेक्स आपके पास है पेंटामाइनो नाइट्रो क्रोमियम, सो वी हैव CR, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये नीचे चला गया, ऊपर आ गया, एक सेकेंड। जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स बना लेता हूँ। सो कॉम्प्लेक्स आपका क्रोमियम का है, सो वी हैव दिस CR एंड देन पेंटामीन, सो NH3 5 टाइम्स, नाइट्रो, देन वी हैव NO2, और इसके बाद आपका देखने को मिल रहा है क्लोराइड Cl, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो आपका Cl 2 टाइम प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस है, ठीक है ना, क्योंकि 2 नेगेटिव और एक NO2 नेगेटिव, तो कुल मिला के आपका 3 हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसमें कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, अब देखिएगा, अब आप ये देख पा रहे हो, काफ़ी इजी सा सवाल है कि NO2 लिगेंड प्रेजेंट है, और NO2 लिगेंड हो सकता है आपका ONO फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है NO2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है नाइट्रोजन के थ्रू लिंक हो सकता है ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो, तो ऑब्वियस यहाँ पे आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सा लिगेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एम्बाइडेंटेट लिगेंड, और एम्बाइडेंटेट लिगेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अंडरस्टूड है, इसमें आपको देखने को मिलेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। अच्छा, इससे ऊपर एक सवाल चला गया, ये सवाल आपके पास था कि एक मोल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से, और ये 3 मोल आइंस बनाता है वाटर में डिसॉल्व करने पे, ठीक है, 3 मोल आइंस बना रहा है, और उसके बाद 1 मोल इसी सेम कॉम्प्लेक्स का ट्रीट किया जा रहा है AgNO3 के साथ, तो 2 मोल AgCl मिल रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर AgNO3 के साथ ट्रीट करने पे 2 मोल AgCl मिल रहा है तो 2 Cl बाहर रहे होंगे, इसका सीधा सा मतलब है 2 Cl काउंटर आयन में होंगे, ठीक है। अब जिस वाले ऑप्शन में 2 Cl काउंटर आयन में, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन सी, ये काफ़ी ईजी सा सवाल है, ये काफ़ी ईजी सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
अच्छा, इस सवाल में आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, 3 कॉम्प्लेक्सेस आपके पास दे रखे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स आपके पास निकल, सो वी हैव NiCO4, ऑब्वियसली निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और जो आपका कार्बोनाइल लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ Ni स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब 3D10, सही है, क्योंकि 8 तो अपने थे और 2 जो एस के थे वो अंदर आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपके पास। तो इसका मतलब ये होगा कि हाइब्रिडाइजेशन सिंपली हो जाएगा sp3। और ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स NiCO4 बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में, तो ध्यान में रखिएगा किस तरीके से आ गया, इसमें कंफ्यूजन ना होने पाए। निकल जीरो में प्रेजेंट था क्योंकि कार्बोनाइल की वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव नहीं आया, और निकल जीरो का मतलब था कि ये 3D8 4s2 में देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके देखने को मिल रहे हैं वो सब के सब पेयर अप करेंगे कुछ इस तरीके से। टोटल इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं 10 हैं, जब पेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, और इसके बाद जो फिलिंग स्टार्ट होगा वो S से और P से स्टार्ट हो जाएगा। सो कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा sp3। सो ये टेट्राहेड्रल होगा और sp3 होगा, ठीक है। सेकेंड आपके पास है निकल। आज इसका डिस्कशन मैंने ऊपर ही किया था, ध्यान में रखिएगा, इसका डिस्कशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि निकल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, फिर से अगर निकल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है, अभी आप ऊपर वीडियो देख के वापस देख सकते हैं, आपको ऑब्वियसली ध्यान में रही होगी बात। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा तो ये DsP2 दिखाएगा, और वीक फील्ड के केस में क्योंकि पेयर नहीं करेगा तो ये sp3 दिखा देगा, ठीक है। कुल मिला के इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा sp3 DsP2 एंड sp3। सो sp3 DsP2 एंड sp3, ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये sp3 होगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन सेकंड आपका सही देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब आपका बनेगा तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी इजी सा है। अगर आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, right? Now what type of d orbital is participating in hybridization in case of square planar geometry? So the type of d orbital is basically dx square y square based on symmetry, and then we have s orbital, and then we have px and py. Since two p orbital are participating in hybridization, one is px and another is py, so इसी को ध्यान में रखते हुए आप d को ध्यान में रख लीजिएगा कि जो आपका d वाला पार्टिसिपेट करेगा दैट इज dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। dx y नहीं, ध्यान में रखिएगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला आपका पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। dx स्क्वायर y स्क्वायर वाले का dx y नहीं, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना, ये वाला पार्टिसिपेट कर जाएगा। अच्छा, इसी के साथ में एक दूसरा भी लिख लेता हूँ मैं, सो दैट आप ये सब ध्यान में रख पाएँ। टेट्राहेड्रल तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अगर मैं लिख लूँ sp3d अगर मैं लिख लूँ, दैट इज इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री। नाउ द टाइप ऑफ ऑब्वियसली 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो वी हैव px py एंड pz। जो d पार्टिसिपेट करेगा दैट इज पर्टिकुलरली dz स्क्वायर। जब आपका pz भी पार्टिसिपेट करे तो उस टाइम पे dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, तीसरा वाला मैं लिख लेता हूँ, इफ वी हैव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d2, ये आपका TBP ज्योमेट्री में था और ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 2 d ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग। अब कौन से वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, आप कैसे ध्यान में रखोगे, सेम वाले। अब बताइए सेम वाले कौन से होते हैं, ऑब्वियसली एक्सियल d ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन से आ जाएंगे, वी हैव एक्सियल d ऑर्बिटल। सो एक्सियल d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, और एक्सियल d ऑर्बिटल में आपको मिल जाएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट केस भी मैं बता देता हूँ आपको, नंबर 4 वाला केस, इफ वी हैव sp3d3 that is in case of pentagonal bipyramidal PBP, in case of pentagonal bipyramidal। now 3 d orbitals are participating, और कौन से होंगे, सेम होंगे, और सेम कौन से होते हैं, नॉन एक्सियल वाले, नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल का मतलब जिनके लॉब्स एक्सिस पे नहीं होते, और वो कौन से हो जाएंगे आपके dxy dyz एंड dz, ठीक है। ये सबकी सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। सो स्क्वायर प्लेनर में आपको सही ऑप्शन देखने को कौन सा मिल जाएगा, SPXPY, SPXPY यहाँ पे भी है, SPXPY यहाँ पे भी है, ये वाला तो कट गया, यहाँ PZ दे रखा है, और साथ में आपका होना चाहिए dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे मिसप्रिंट है एक्चुअली में, ये z स्क्वायर नहीं है, ये y स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपका, ठीक है। मिसप्रिंट है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ये मिसप्रिंट है आपका। सो SPXPY और उसके बाद dx स्क्वायर y स्क्वायर आपका पार्टिसिपेट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक हाई, ओके अच्छा, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सिंपली, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आपको सिंपल सा। सो कॉम्प्लेक्स आपके पास है मर्क्यूरी का, दो चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा।
और इसी मरकरी का कॉम्प्लेक्स एक एनसीईआरटी इकलौता कॉम्प्लेक्स, पूरी एनसीईआरटी पे इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है मरकरी का, जहाँ पे आपको आईयूपीएससी नेमिंग में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। वो क्या है देखिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएससी नेम लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर, नोट करके इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर इफ काउंटर आइन इज अ मेटल, इफ काउंटर आइन इज अ ट्रांजिशन मेटल, अगर आपका काउंटर आइन एक ट्रांजिशन मेटल हो या डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो, ठीक है, अगर काउंटर आयन में आपका ट्रांजिशन मेटल हो या डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो, तो आपको क्या करना है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन इज आल्सो मेंशन्ड, आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करना है। जनरली आप आईयूपीएससी नेमिंग में ऐसा लिखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम आपका होता है, उसी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप रिप्रेजेंट करते हैं, बट ध्यान में रखिएगा, अगर ट्रांजिशन मेटल काउंटर आयन में प्रेजेंट होगा, और आपको ये देखने को मिल रहा है कि अभी आपका मरकरी प्रेजेंट है, और मरकरी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, मरकरी बेसिकली आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। मरकरी, सॉरी, ट्रांजिशन से कंफ्यूजन मत रखना, मैं ट्रांजिशन को हटा देता हूँ, क्योंकि मरकरी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता ही नहीं है, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि डी ट्रांजिशन तो इसमें होता ही नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ कि अगर आपका ये डी ब्लॉक से, अगर इससे कंफ्यूजन है तो मैं डी ब्लॉक लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर डी ब्लॉक का कोई भी मेटल आपके पास प्रेजेंट है काउंटर आयन की तरह, तो आप ये देखेंगे कि उस टाइम पे इसका यूपीएससी नेम जब आप लिखोगे तो इसका भी रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसका नाम आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी प्रेजेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, और एससीएन के ऊपर नेगेटिव रहता है तो 4 नेगेटिव, और 2 कम कर लीजिए तो कोबाल्ट भी +2 में आपको देखने को मिलेगा। सो इसका जब आईयूपीएससी नेम, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, जब इसका आईयूपीएससी नेम आप लिखोगे तो आप लिख लेंगे मर्क्यूरी, सो आपने मर्क्यूरी लिखा, और उसके बाद रोमन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया आपने 2, ठीक है। उसके बाद आप काउंटर आयन लिखने के बाद अब आप कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, सॉरी, और लिगेंड का नाम लिखना चाहेंगे तो लिगेंड आपके पास टेट्राथायोसायनेट है, ठीक है, जो 4 टाइम है, तो आप लिखेंगे टेट्रा, 4 टाइम हो गया, और उसके बाद थायोसायनेटो, ध्यान में रखिएगा, सायनेटो, सायनाइडो सिर्फ सीएन के केस में लगता है, अदरवाइज आप सायनेटो लिखना प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो टेट्रा थायोसायनेटो, और सायनेटो जब आपने लिखा, एक तो आइसोसायनेटो आ जाएगा, एक सायनेटो आ जाएगा, आप चाहो तो ये लिख के चल सकते हो कि ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा था तो आप एन लिख के चल सकते हो, सायनेटो एन, और उसके बाद कोबाल्टेट, सही, इतना तो आपको पता है, ऑब्वियस है, ये चीज़ें आपको पहले से पता है, ठीक है ना, कोबाल्टेट, क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आपके पास था, और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये जो आपका आ जाएगा कोबाल्टेट मेटल का जो नाम आ जाएगा वो आपको क्या करना है, और कोबाल्टेट फॉर्म में लिखना है, 8 के साथ एंड करना है आपको, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 2। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से याद रखिएगा इस पॉइंट को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। इसके नाम पे पहले सवाल नीट में नहीं बना, इस तरीके से सवाल बन सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना था, आपको इस कॉम्प्लेक्स में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना था। अब बताइए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपका जो कोबाल्ट है वो +2 में प्रेजेंट है, अब कोबाल्ट +2 में, और साथ में वीक फील्ड लिगेंड आपके हैं, सो वीक फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +2 में कितना हो जाएगा, सो वी हैव 3d7, आप फिल कर लीजिएगा, किस तरीके से आपको फिलिंग देखने को मिलेगा, सो वी हैव दिस वे 3d7, 1 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन 7, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और एन का वैल्यू 3 आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, वी नो दैट म्यू स्पिन इज इक्वल टू √10 इंटू n+2, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू √3 इंटू 3+2, राइट, दैट इज √15, √15, ठीक है। सो √15 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सो ऑप्शन तीसरा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, यही वाले सवाल थे, आप इनको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।